सीताराम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय चित्रकला। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड प्री परीक्षा के लिए भी। जो आप देखते हैं कोई भी डिजाइन, चित्रकारी, चित्र या कोई भी कलात्मक कार्य, तो आप सोचते हैं कि हमारे देश की थी या नहीं, कहाँ से आई है, कहाँ की है ये, कैसे आई, ये सभी चीज़ें आप सोचते हैं। तो हमारे देश महान देश है, तो हमारी चित्रकला भी महान है। इसलिए हम देखते हैं कि भारतीय चित्रकला के बारे में क्या आज हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य हमारा पढ़ने का है कि हम चित्रकला के उद्भव को प्रागैतिहासिक काल से पढ़ेंगे। मध्य युग में चित्रकला का विकास, भारतीय चित्रकला मुगल शासकों का योगदान क्या था, राजस्थानी पहाड़ी जैसी चित्रकला विशिष्ट शैलियाँ के उदय, कांगड़ा, कुल्लू, बसोली आदि स्थानीय केंद्रों में चित्रकला कैसी थी, क्या है, भारतीय चित्रकला में राजा रवि वर्मा का क्या योगदान रहा है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर एवं अविनाश टैगोर की भूमिका क्या थी, फ्रांसिस न्यूटन सूजा के प्रगतिशील कलाकार संघ की विशेष भूमिका क्या थी। और चित्रकला के क्षेत्रों में अनेक नई दिशाएं जोड़ेंगे। मिथिला चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, वर्ली चित्रकला, काली घाट चित्रकला एवं लोक कला शैलियों के योगदान को हम पहचानेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन युग उद्भव कैसे हुआ, क्या है प्राचीन युग कला, आज इसमें हम देखते हैं, चर्चा करेंगे। जो भारत में चित्रकला और कला का जो इतिहास है वो प्राचीन, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा सिस्टम फेलियर हुआ था, आ गया है फिर से। जो भारत चित्रकला और कला का इतिहास जो है, मध्य प्रदेश की आप देखते हैं भीमबेटका गुफाओं, जो मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका गुफाएं हैं, वहाँ पे आपने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल की चट्टानों पर देखा है। वहाँ क्या देखा आपने, पशुओं के रेखांकन और चित्रांकन के आपको नमूने प्राप्त हुए। फिर आपने देखा महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ की गुफाओं में देखा चित्रों के, देखा चित्रकब्र हिरणों के बारे में देखा, उनकी खालों को सूखते हुए दिखाया गया है। और हजारों साल बाद जो रेखांकन चित्रांकन हुआ है वो हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के मुद्दाओं पर भी पाया जाता है, ये आपने देखा। और हिंदू बौद्ध साहित्यिक कला के जितने भी तरीके और तकनीक के विषय में आपने देखा है, जैसे कि लेप चित्र, लेखा चित्र, धूल चित्र, और जो ये कलाओं का संबंध रहा है वो लोक कथाओं से रहा है। और जो दूसरा प्रागैतिहासिक काल आया उसमें वस्तु पर बने रेखा चित्र देखे, चित्रकला से संबंध थे। और तीसरे प्रकार की जो कला आपने देखी उनको फर्शों पर देखा। जब बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है विनय पिटक, जो 4 से 3 ईसा पूर्व में आया, उसमें आपने क्या देखा कि अनेक शाही इमारतों पर जो चित्रित आकृतियों को देखा। उसमें आपने या आप देखें मुद्रा राक्षस का नाटक में भी आपने अनेक चित्रों को देखा। नहीं तो वात्स्यायन का कामसूत्र में आपने 64 कलाओं के अंतर्गत चित्रकलाओं का भी उल्लेख है, देखा है वहाँ पे आपने। और यह कला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तो आप 7वीं शताब्दी में जाते हैं तो अपने विष्णु धर्म उत्तर पुराण में एक अध्याय चित्र सूत्र पर चित्रकला देखी। यहाँ चित्रकला के 6 अंग बताए गए। क्या बताए गए, क्या है आकृति की विभिन्नता, अनुपात, भाव, चमक, रंगों का प्रभाव इत्यादि। तो आप कह सकते हैं कि पुरातत्व शास्त्र और साहित्य प्रागैतिहासिक काल से ही चित्रकला के विकास को प्रमाणित करते आ रहे हैं। और गुप्तकालीन चित्रकला के जो सर्वोत्तम अच्छे जो नमूने आपने देखे वो अजंता की गुफाओं में देखे। विषय वस्तु थी पशु, पक्षी, वृक्ष, फूल, मानव आकृति और जातक कथाएं। ये आपने देखा। अगर आपसे पूछ देते हैं चीज़ें तो आप बता सकते हैं कि जो गुप्तकालीन चित्रकला थी वहाँ पे जो विषय वस्तु ये थी। और भारतीय चित्रकला का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। आपने जब देखा कि भित्ति चित्रों पर छतों और पहाड़ी दीवारों को बनाए गए, तब जाते हैं तो गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप क्यों जाता हुआ दर्शाया जाता है।
और 10 नंबर की गुफा में जातक कहानियाँ बड़ी थे। तो इस पर आगे देखा गया आपने गुप्त काल में प्राप्त हुए हैं, सब देख रहे हैं आप। चित्रों में जो प्रयुक्त सामग्री क्या क्या थी, विभिन्न प्रकार के, जब आप चित्र बनाते थे तो क्या सामग्री प्रयोग करते थे, ये आपको पता होना चाहिए, तो हम बताते हैं आपको। सामग्री ये थी कि विभिन्न प्रकार की जो चित्रकलाएं थीं उनमें आप देखते हैं कि अनेक प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया गया, तकनीक पे कला बनाई जाती थी। प्रमुख रंगों का प्रयोग किया जाता था, धातु राग, चटक लाल, कुमकुम, सिंदूर, हरी ताल, पीला इसे बोलते, नीला, लापिस लाजुली, नीला, काला, चाक के तय सफ़ेद, खड़ी मिट्टी, गेरू माटी, हरा, ये रंग थे। और ये रंग भारत में बहुत आसानी से सुलभ थे, सिवाय लापिस लेजली ही जो संभवतः पाकिस्तान से आते थे। कौन सा कलर था? लापिस लेजली। और कुछ दुर्लभ अवसरों पर मिश्रित रंग जैसे स्लेटी का ही प्रयोग किया गया। और रंगों का प्रयोग चुनाव विषय वस्तु और स्थानीय वातावरण के अनुसार ही निश्चित किया जाता था। बौद्ध चित्रकला के जो अवशेष आपने देखे उत्तर भारतीय बाघ नामक स्थान पर 6वीं 9वीं शताब्दी के दक्षिण भारतीय स्थानों पर स्थित बौद्ध गुफाओं में प्राप्त हुए। यहाँ देखा आपने। इन चित्रों के अवशेष कब मिले हैं? अवशेषों में देवी देवताओं, देव सरस, किन्नरों, अप्सराओं, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का प्रसन्नतापूर्वक कृपा, मायाजाल आदि के भावों को दर्शाया गया है। बादामी जो कर्नाटक में की गुफा नंबर संख्या 3 हो, कांचीपुरम के मंदिरों हो, सिंतावंसल तमिलनाडु में मंदिर है, कि जैन गुफाओं में एलोरा और कैलाश की जैन गुफाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार के चित्र देखे आपने। जो सितान वंशल जो तमिलनाडु का है, जैन सिद्धों के निवास का, उसमें जैन धर्म की वस्तु दिखाई गई है। जबकि अन्य 3 स्थानों पर, अंतिम स्थान क्या है? कांचीपुरम, मल्यादिपट्टी और तिरुमलेपुरम में वैष्णव धर्म के प्रेरक हैं। धार्मिक विषय वस्तु रही है हमारे देश की कला में। मध्यकाल में क्या चित्रकला रही हमारी, अब स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। मध्यकाल में जो चित्रकला रही हमारी वो शाही महल टाइप की रही है। शाही अंतःपुरों, मस्जिदों से मिट्टी चित्रों का वर्णन प्राप्त हुआ है। फूलों, पत्तों, पौधों का चित्रण मिला है। इल्तुतमिश के संदर्भ में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भित्ति चित्र था, वस्तु पर चित्रकारी होती थी। पांडुलिपियाँ लघु चित्रों को प्राप्त हुए हैं। और सल्तनत काल में आप देखते हैं कि जो भारतीय चित्रकला पर पश्चिमी और अरबी प्रभाव आपको देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में मांडू, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, पूर्वी भारत में बंगाल, ये इन बड़े केंद्र जहाँ पांडुलिपियों को चित्रकला से सजाया जाता था। समझिए अब बात को। 9वीं और 10वीं सदी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पूर्वी भारतीय प्रदेशों में पाल शासन के अंतर्गत एक नई प्रकार की चित्रण शैली का प्रादुर्भाव हुआ था 9वीं 10वीं सदी में, जिसे हमने कहा सूक्ष्म चित्रण कला कहा। जैसा कि सूक्ष्म चित्रण कला आप स्क्रीन में कर्जर हमारा घूम रहा है, देख रहे हैं। नाशवान पदार्थों को बनाए जाते थे। इसी श्रेणी के अंतर्गत इनसे बौद्ध, जैन और हिंदू ग्रंथों की पांडुलिपियों को भोजपत्र पर सजाया जाने लगा। यह उचित अजंता शैली से मिलते जुलते थे, परंतु सूक्ष्म स्तर पर। और जब 13वीं शताब्दी आई दोस्तों, तो उत्तरी भारत के जो तुर्की सुल्तान अपने साथ पारसी दरबारी संस्कृति के महत्वपूर्ण स्वरूपों को अपने साथ लेके आए, पारसी को। और उसमें भारतीय चित्रकारों की पर्शियन परंपराओं से अंतःक्रिया का जो सम्मिलित मिश्रण हुआ वो दिखाई पड़ गया 16वीं शताब्दी में। अकबर ने भी अच्छा काम किया था, कश्मीर और गुजराती कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था। और उस काल के महान चित्रकार थे वो अब्दुस्समद दासवंत तथा बसावंत थे। कौन थे? अब्दुस्समद दासवंत
और सावन 3 आदमी थे। जो मुगल शैली, चित्रकला शैली का जो विकास हुआ उसमें कई प्रकार की चीज़ें थी। जो 1562 से 1576 के मध्य एक नई शैली जो बनी के आधार पर 1400 वस्त्र चित्रों की रचना की गई थी और उन्हें शाही कला दीर्घा में रखा गया था। ऐसा उन्होंने बनाया कि उन्होंने वहीं अपने महल में रखा। और अकबर ने क्या किया था, प्रतिमूर्ति बनाने की कला को प्रोत्साहित किया था। और जहांगीर तो भैया प्रेमी था चित्रकला का, उत्तम चित्रकार था, कला का पारखी था। उसने कलाकारों ने चक्र से मोर के गले से नीला लाल रंग का प्रयोग करना स्टार्ट किया। तो आयामी प्रभाव दिखाते हैं, 3 डायमेंशन देते हैं, ऐसा जहांगीर विजय में आया। और उसके काल के मशहूर चित्रकार थे मंसूर, बिशनदास और मनोहर। मंसूर ने तो चित्रकार अबुल हसन की अद्भुत प्रतिकृति बनाई थी। पशु पक्षियों को चित्रित करने में उसे विशेषता प्राप्त, समझिए। चित्रकारों ने महाकाव्यों, मिथकों, कथाओं को अपने चित्रों की विषय वस्तु बनाया था। और भी विषय वस्तु थी उनके, 12 मासा, रागमाला, महाकाव्यों के विषय। और सूक्ष्म चित्रकला स्थानीय केंद्रों से कांगड़ा, कुल्लू, बसोली, गुलय, चंबा, गढ़वाल, बिलासपुर, जम्मू इत्यादि में विकसित हुई। वहाँ की अलग कला आई। जब 15वीं और 16वीं सदी आई तो भक्ति आंदोलन के उद्भव ने जो वैष्णव भक्ति मार्ग की विषय वस्तु थी उससे सुसज्जित पुस्तकों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। और उत्तरी भारत के प्रदेशों में मंदिरों की दीवारों पर चित्रों का निर्माण किया, क्योंकि वो प्रूफ करना था। हमारी आधुनिक कला काल की जो कला आई, जब 19वीं सदी के प्रारंभ में चित्रकला का आया, वो आदि पश्चात और स्थानीय शैलियों पर आधारित थी। कि पाश्चात्य संस्कृति भी आई हमारे अंदर। सर्वोत्तम चित्रकला का उदाहरण है लैडी इम्पेक्ले, शेख जियाउद्दीन के पक्षी अध्ययन, विलियम फ्रेजर और कर्नल स्किनर के लिए गुलाम अली खान की प्रतिकृति। जब 19वीं शताब्दी है तो आपने देखा कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई में भारतीय शहरों में जो यूरोपीय मॉडल पर कला स्कूल स्थापित किए गए। जो त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा के जो मिथकीय और सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित तैल चित्र इस कला में सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर पूछ सकता है कौन चित्र? तैल चित्र। रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है, E.V. हैवल है, आनंद कोकिस है, कुमार स्वामी है। बंगाल कला शैली के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बंगाल कला शैली जो आई थी वो शांति निकेतन में फली फूली, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना दोस्तों की थी। और नंदलाल बोस लोक कला और जापानी चित्रकला से प्रभावित थे। उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी प्राच्य परंपराओं में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने चित्रकार जैमिनी राय ने उड़ीसा की पट चित्रकारी बंगाली काली खा चित्रकारों से प्रेरणा प्राप्त की थी। इस प्रकार से आई चित्रकला चल रही थी। फिर आपने क्या देखा, धीरे धीरे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे जो शहरी मध्यवर्ती लोगों की सोच में परिवर्तन आया और ये परिवर्तन कलाकारों की अभिव्यक्ति में भी दिखाई। हमने इतना पढ़ा, पहले लोक कथाएँ आई, उनको चित्रकारों ने दीवारों जगह बनाया। विषय वस्तु भावनात्मक ही थी, शिक्षाप्रद थी। तभी चित्रकला के मंदिरों में वैष्णव धर्म आया। जब मुगल आए तो उन्होंने अपने यहाँ की पर्शियन को भी अपनाया, भारतीय शैली को भी बनाया। उन्नीस सौ 1948 से मुंबई में जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में क्या बनाया गया, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना की गई। पूछता है आपसे कि जो फ्रांसिस न्यूटन सूजा के नेतृत्व में जो किसकी स्थापना की गई, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना की गई। उसके सदस्य थे S.H. राजा, M.F. हुसैन, K.M. आरा, S.K. बकरे, H.A. गोड़े। और यही संस्था जो थी बंगाल में स्कूल ऑफ आर्ट से अलग हो गई और उसने स्वतंत्र भारत की आधुनिकतम श्रेष्ठ कला को जन्म दिया।
जो देव प्रसाद राय चौधरी थे, KCS मणिकर थे, पडिक्कर के संरक्षण में मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट संस्था उत्तर में भारत में महत्वपूर्ण कला केंद्र में उभरा और आधुनिक कलाकारों की नई पीढ़ी को प्रभावित किया। और जो आधुनिक भारत के कलाकार हैं उन्होंने अपनी पिक्चर में कौन से रहे हैं? तेया मेहता, सतीश गुजराल, कंस खन्ना, मंजीत बाबा, KG सुब्रमण्यम, राम कुमार, एंजल ईला मेनन, अकबर पद्मश्री, जतिन दास, जहांगीर सभावाला, A रामचंद्रन। और भारत में कला और संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए 2 राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं। पहली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसमें एक ही छत के नीचे आधुनिक कला का एक बहुत बड़ा संग्रह है। दूसरी ललित कला अकेदमी, जो उभरते कलाकारों को विभिन्न कला क्षेत्रों में संरक्षण प्रदान करती है, उन्हें नई पहचान देती है। आप याद रखिएगा प्लीज, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड ललित कला अकेडमी। अलंकृत कला क्या है? अलंकृत कर दें। भारतीय लोगों की कलात्मक अभिव्यक्ति केवल कागज और पटपचित बनाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने घरों की दीवारों पर कला का एक आम दृश्य बनाया। देखते हैं आप देखते हैं फर्शों पर रंगोली बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, ये उसी के में बना जाते हैं अलंकृत कला। और रंगोली में डिजाइन कैसे आप देखते हैं? उत्तर में रंगोली बोलते हैं, बंगाल में अल्पना बोलते हैं, उत्तरांचल में एपन बोलते हैं, कर्नाटक में उसी को रंगावली बोलते हैं, तमिलनाडु में कोल्लम बोलते हैं, मध्य प्रदेश में मारना बोलते हैं। जानते हैं? और ये रंगोली बनाने में चावल के आटे का प्रयोग करते हैं। आपने अभी दीपावली गई है, देखा है होगा आपने। लेकिन रंगीन पाउडर, फूल की पंखुड़ियों का भी प्रयोग रंगोली को ज़्यादा रंगीन बनाने के लिए किया जाता है। लोग घरों की झोपड़ियों, दीवारों सजाने के लिए करते हैं उनको। अनेक उदाहरण मिलते हैं आपको। तो अलंकृत कला क्या? रंगोली है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। उत्तर भारत में रंगोली, बंगाल में अल्पना, उत्तरांचल में एपन, कर्नाटक में रंगावली, तमिलनाडु में कोल्लम, मध्य प्रदेश में मारना इत्यादि नाम से। मिथिला चित्रकला क्या होती है? इसे मधुबनी लोक कला भी कहते हैं। मिथिला को याद रखिएगा प्लीज। बिहार प्रदेश के जो मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला थी, पूछता है बिहार में मिथिला क्षेत्र जगह वहाँ कला थी, पारंपरिक कला थी। इस चित्रकारी को गांव की महिलाएं सब्जी के रंगों से, किससे बनाती हैं? सब्जी के रंगों से, तथा त्रिआयामी मूर्ति के रूप में मिट्टी के रंगों से गोबर से पुते कागजों को बनाती हैं। समझिए, जो मिथिला चित्रकला है मतलब सब्जी के रंगों से और 3 डायमेंशन मूर्तियों के रूप में मिट्टी के रंगों से गोबर से पुते कागज से बनाती, कागज को गोबर पोतने पर बनाती हूँ, और काले रंगों से बनाना समाप्त करती है हमेशा वो। ये कौन सी बनाती चित्रकला? मिथिलाई नाम है, मिथिला नरेश, मिथिला राजकुमारी, माँ सीता वनवास, राम लक्ष्मण के वन्य जीवनी कहानियाँ, लक्ष्मी गणेश हनुमान की मूर्तियाँ आदि। तब त्रेता युग की बनाते हैं अधिकतर ये। हिंदू मिथ को भाई बनाती हैं सॉरी। इसके अतिरिक्त ये स्त्रियाँ देवी विभूतियों, सूर्य चंद्र आदि के भी चित्र बनाती हैं। इन चित्रों में दिव्य पौधे तुलसी को भी चित्रित किया जाता है। आयोजित अदालत के दृश्य, विवाह, अन्य सामाजिक घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। मधुबनी शैली के चित्र बहुत ही वैचारिक होते हैं। और क्या कहते हैं? रेखागणित आकृति के बीच में स्थान को भरने के लिए जटिल फूल, पत्ते, पशु, पक्षी बनाए जाते हैं। कुछ मामलों में चित्र माताओं द्वारा अपनी बेटियों की शादी के अवसर पर देने के पहले से तैयार करके रखे जाते हैं, और एक चित्र एक सुखी विवाहित जीवन जीने के प्रस्तुत करते हैं। विषय और रंगों के उपयोग में भी चित्र विभिन्न होते हैं। आजकल मधुबनी कला का उपयोग उपहारों की सजावटी वस्तुओं, बधाई पत्रों आदि को किया जा रहा है। उनको रोजगार मिला है। बिहार की मधुबनी मिथिला कलमकारी, जो कलम से बनाया जाए चित्र, कलमकारी चित्रकला है। यह कला पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है और समृद्ध होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में एक चित्रकारी की जाती है। इसमें क्या था? कपड़ों पर हाथ से अथवा ब्लॉक से सब्जियों के रंगों से चित्र बनाए जाते हैं। इसमें सब्जियों के रंगों से जाते हैं, हाथ से बनाते हैं। सब्जियों के रंग ही प्रयोग किए जाते हैं इसमें केवल। एक छोटी सी जगह है श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश में, वो कलमकारी चित्रकला का एक लोक प्रसिद्ध केंद्र है। और ये काम आप आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम में भी देख सकते हैं। 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था? विजयनगर के जो शासक थे उनके संरक्षण में इस कला का विकास हुआ।
और रामायण महाभारत अन्य धार्मिक ग्रंथों से 10 लिए जाते हैं यहाँ पे। यह कला शैली पिता से पुत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकार के रूप में चलती है और चित्र का विषय सुनने के बाद 10 पर 10 क्रम से चित्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक 10 को चारों से पेड़ पौधों पत्तियों वनस्पतियों से सजाया जाता है। बहुत चित्र इनके स्थायी होते हैं, आकार में लचीले होते हैं, विषय वस्तु के अनुरूप बनाते हैं। देवताओं के चित्र खूबसूरत बॉर्डर से सजा दिए जाते हैं। मंदिरों के लिए अनेक प्रकार की चीज़ें बना दी जाती हैं। गोलकुंडा के मुस्लिम शासकों के कारण मुस्लिम पट्टनम कलाकारी प्राय अंधकार रूप में पारसी चित्रों डिजाइनों से प्रभावित होती थी। हाथ से बनाते थे, कलम से बारीक चित्रकारी करते हैं। वस्त्रों पर, चादरों पर, पर्दों से प्रारंभ हुई। कलाकार बांस की या खजूर की लकड़ी को तराश कर एक और नुकीली दूसरी और बारीक बालों के गुच्छे से युक्त कर देते थे और ब्रश या कलम का वो काम करते थे, ऐसे बनाते थे। कलमकारी के रंगों पौधों या जड़ों या पत्तों को निचोड़ कर प्राप्त किए जाते थे। उड़ीसा पटचित्र, काली घाट के पटचित्रों के समान ही उड़ीसा के प्रदेश के अन्य प्रकार के जो पटचित्र हमको प्राप्त होते हैं अधिकतर कपड़ों पर बनाए जाते हैं। अधिक विस्तार से बने होते हैं, अधिक रंगों को लाते हैं, हिंदू देवताओं से संबंध कथाओं को दर्शाते हैं। वो उड़ीसा के फाड़ चित्र एक लंबे मफलर के समान वस्तु पर बनाए जाते हैं। फाड़ चित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा जाते हैं। पारंपरिक गीतकारों की टोली जुड़ी होती है और स्कॉल पर जो आपके स्कॉल बने चित्रों की कहानी को वर्णित करते हैं। इस पर आगे जो आप चित्र देखेंगे वो राजस्थान में बहुत ही अधिक प्रचलित है। फाड़ चित्रों में पहले चित्रों की जो रूपरेखा होती है वो काले रंग से बनाई जाती है, बाद में उसमें रंग भरे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु देवताओं से संबंधित कथा कहानियों लोक कथाओं पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि 700 वर्ष पुरानी है फाड़ कला। जन्म पहले शाहपुरा में हुआ, फिर राजस्थान में भीलवाड़ा से 35 किलोमीटर दूर हुआ। निरंतर शाही संरक्षण ने इस कला को निर्णात्मक रूप से प्रोत्साहित किया और ये पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती रही। गौंड कला भारत के संथाल प्रदेश में उभरी एक बहुत ही उत्तम चित्रकारी है जो बहुत ही सुंदर अमूर्त कला की द्योतक है। गोदावरी बेल्ट की गोंड जाति जो जनजाति की एक किस्म है और जो संथाल जितनी ही प्राचीन है वो गोंड कला है। बाटिक प्रिंट लोक कथाओं दस्तकारी मूलक पूरी तरह से भारतीय नहीं है, लेकिन प्राच्य प्रदेश से आयात की गई है। अब इसका भारतीयकरण कर चुके हैं। एक परिपक्व कला है, प्रचलित है लेकिन महंगी है। वर्ली चित्रकला, नाम वर्ली, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्ली। वहाँ के जनजातीय प्रदेश में रहने वाले एक छोटे से जनजातीय वर्ग है वर्ली। गौंड और कोल जैसी जनजातीय घरों, पूजा घरों के फर्शों पर, दीवारों पर बनाए जाते थे। वृक्ष, पक्षी, नर नारी मिलकर एक वर्ली चित्र का पूर्णता प्रदान करते हैं। ऐसी चित्रकला वर्ली। वर्ली महाराष्ट्र में जगह भी है मुंबई के पास। इनकी विषय वस्तु पूर्णतः धार्मिक है। चावल की लेही, स्थानीय सब्जियों का गोंद और इनका उपयोग एक अलग रंग की पृष्ठभूमि पर लगाकार है, त्रिभुजाकार, वृत्ताकार आदि रेखागणितीय आकृतियों के माध्यम से किया जाता है। जीवन शैली की झांकी सरल आकृतियों को खूबसूरती प्रदान करती है। काली घाट चित्रकला, कलकत्ता में एक जगह है काली घाट, चित्रकला वहाँ से जुड़ी हुई है। कलकत्ता में मंदिर है काली मंदिर, वहाँ पे काली घाट नामक बाजार है। 19वीं सदी के जो प्रारंभ में हुआ ये पटवा चित्रकार ग्रामीण बंगाल से काली घाट में आकर बस गए और वहाँ देव देवताओं की मूर्तियाँ बनाने लगे। चटक रंगों का प्रयोग करते हैं। काली, लक्ष्मी, कंस, गणेश, शिव, अन्य देव देवताओं को चित्रित करते हैं। काली का चित्रकला सांस्कृतिक सौंदर्यपूर्ण परिवर्तन को आईना बनकर उभरी है। हिंदू देव देवताओं, कलाकार, रंगमंच पर नर्तकियों, अभिनेत्रियों, दरबारियों, शान शौकत वाले बाबुओं, घमंडी छैलों, रंग बिरंगे कपड़ों, बालों की शैली, पाइप से धूमपान करते हुए सितार दर्शकों अपने पटल पर उतारते हैं। बंगाल से आई पहली कला। भारतीय हस्तलिप, भारत तो वैसे भी खजाना रहा है बहुत चीज़ों का, चित्रकलाओं में भी खजाना है।
जो चीज़ें आप देखते हैं कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई हैं। कश्मीर में जाइए, कढ़ाई वाली सालें हैं, गलीचे हैं, नामदार सिल्क है, अखरोट हैं, लकड़ी के बने फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से राजस्थान जाएंगे तो बंधनी काम के वस्त्र हैं, कीमती हीरे जवाहरात जड़े आभूषण हैं, चमकते हुए नीले बर्तन हैं, मीनाकारी काम के लिए प्रसिद्ध है। आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो अपने बीदा के काम, पोचमपल्ली के सिल्क की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में जाएंगे आप तो तांबे की मोतियाँ और कांजीवरम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर जाएंगे तो रेशम चंदन की लकड़ियों के प्रसिद्ध है। केरल जाएंगे तो हाथीदार की नक्काशी देखेंगे और शीशम लकड़ी के फर्नीचर देखेंगे। आप मध्य प्रदेश जाएंगे तो चंदेरी और कोसा सिल्क देखेंगे। लखनऊ का आप देखेंगे तो चिकन देखेंगे बढ़िया। बनारस की ब्रोकेट और जरी वाली सिल्क की साड़ियाँ हैं। असम में बेंत का फर्नीचर है और बांकुड़ा में टेराकोटा, बंगाल में हाथ से बना हुआ कपड़ा। इस प्रकार की जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, कलाएँ हैं, आप देखेंगे अलग अलग। दोस्तों आज टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आप लोगों का सब बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।